रहे हैं आज की इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6 की। और पार्ट नंबर 6 में जो हम बात कर रहे हैं वो चौथे सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी असर्टिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, और आज हम बात कर रहे हैं नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब सवाल ये कि सर ऑप्टेटिव क्या होता है? ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा दर्शाई जाती है, जिनसे इच्छा प्रदर्शित की जाती है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखा जाता है। अब इच्छा से मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी है तो मैं भूख के लिए कौन सी इच्छा जाहिर करूंगा? तो मैं भूख के लिए यही कहूंगा कि मुझे भूख लगी है। अगर मेरे मन में अच्छाई का भाव है, किसी के लिए प्रार्थना का भाव है, तो मैं उससे अगर ये कहता हूं कि तुम दीर्घायु हो, तो ये एक आशीर्वाद की इच्छा है। अगर मैं उससे ये कहूं कि भाड़ में जाओ, गो टू इन हेल, तो वो क्या कहलाएगी? वो एक श्राप, एक अभिशाप की इच्छा कहलाएगी। तो इच्छा का मतलब होता है जो मन से निकलती है, जो आपके मन में है, उसे शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करना इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके रूल की, कि इसमें कौन से रूल का यूज किया जाता है। तो सभी में सेम रूल है, लेकिन इसमें भी वही लगाया जाएगा। हम यहाँ बात करेंगे कि सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जो आरवी का सब्जेक्ट होता है वो कभी नहीं बदलता। सब्जेक्ट लगने के बाद एक वर्ड होता है विष्णु। ध्यान दीजिए कौन सा वर्ड होता है? विष्णु। इसके अलावा आप ब्लेस्ड, कर्स्ड, एब्स्ड, चैलेंज्ड, इस प्रकार के शब्दों का भी उपयोग होता है। लेकिन कब होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल विष्णु, उसके बाद आपको अपना ऑब्जेक्ट लगाना है। इस सेंटेंस में यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में दोनों सेंटेंस किस चीज से कनेक्ट होंगे? दैट से। क्योंकि जो इच्छा जाहिर की जाती है वो सिंपल होती है, असर्टिव होती है, तो किससे कनेक्ट होंगे? दैट से। प्लस आपको दूसरे सेंटेंस का क्या लाना है? सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे माइट, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी बदलने वाली चीजें हैं वो आप बदलोगे। अब सवाल ये कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है? हमको कैसे मालूम होगा कि इसको ऑप्टेटिव कहा जाता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि जब आरएस का जो वाक्य हमारे पास दिया हुआ होता है, जो अंदर का सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ होगा, वो सेंटेंस के लास्ट में, अंत में एक विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको एक्सक्लेमेटरी सिंबल कहा जाता है, एक विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया हुआ होगा। लेकिन जो स्टार्टिंग होगी, जो शुरुआत होगी, उसमें शुरू में आपको क्या मिलेगा? मैं। ये ऑप्टेटिव की पहचान है। मे आई हेल्प यू, ये ऑप्टेटिव नहीं होता। मे आई हेल्प यू, अब हो सकता है हेल्प यू के बाद उसने क्वेश्चन मार्क दिया हो, तो ध्यान रखना, दो चीजें नोट कर लीजिए आप मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, कि स्टार्टिंग तो मे से होनी चाहिए, लेकिन अंत जो होता है, जब वाक्य सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो इस तरीके का एक सिंबल होता है। इसको तो सभी जानते हैं, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है? अगर ये चिन्ह न होकर ये वाला है, तो अपने आप पता चल रहा है कि ये तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन है। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये तो वाक्य कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। लेकिन अगर ये लगा हुआ है तो समझ जाइए वो सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है? ऑप्टेटिव का है। फिर हमें कौन सा रूल लगाना है? ऑप्टेटिव। अब देखिए इसमें जो सेंटेंस दिया गया होगा वो इस तरीके का होगा कि मे प्लस सब्जेक्ट मिलेगा। ध्यान दीजिए क्या मिलेगा? मे के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा। मे एक मॉडल है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, वर्ब एक्सिलरी जिसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी ये काम कर रहा है। अब इस तरीके का सेंटेंस मिलेगा तो बिल्कुल वही नियम लगेगा जो हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नवाचक वाक्य में लगता था। क्या था उसमें? कि उसमें पहले एचवी होती थी, फिर सब्जेक्ट होता था। हम इसका उल्टा कर देते थे, सब्जेक्ट को पहले ले आते थे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में। यहां ध्यान दीजिए वही हुआ है, हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया दैट के तुरंत बाद, और मे का पास्ट रूप क्या होता है? आप सभी को पता है क्या होता है? माइट। तो मे को माइट में बदलकर उसके बाद लिखा है।
तो ये रूल हमको काम में लेना है। कैसा रूल है, क्या है, आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विश्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दोनों सेंटेंस किससे कनेक्ट होंगे, दैट से, सब्जेक्ट फिर माइट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस etc। अब सवाल कि सर ये जो आपने ब्लेस्ड, कर्स्ड, एब्ड, चैलेंज्ड जैसी चीज लिखी है उनका क्या करना है, तो उनके लिए भी जैसे हमने लिखा था इंपैरेटिव में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट था, उसमें ये था कि अंदर के वाक्य का भाव देखकर, अंदर के वाक्य को पढ़कर ये पता लगाना पड़ेगा कि बाहर किस तरीके का भाव निकलेगा, बोलने में कैसा भाव आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए अंदर कोई आशीर्वाद का भाव है तो हम बाहर ब्लेस्ड लगाएंगे, सैड को किस में बदलेंगे, ब्लेस्ड में। अगर श्राप का है, अभिशाप का है तो कर्ष में, गाली का है तो एब्ज, चुनौती का है तो चैलेंज, इस तरीके का भाव हो तो हम उसे बदलेंगे। लेकिन जब अंदर का भाव स्पष्ट नहीं होता है, जब हम अंदर के भाव को नहीं समझ पाते हैं, तब हमें क्या लगाना है, विश्व लगाना है। अब आपको बात समझ में आ गई, विश्व कब लगेगा, ये वर्ड्स कब लगेंगे। जब अंदर का भाव समझ में नहीं आता तो विश्व लगाओ, अगर समझ में आता है तो इनमें से एक लगेगा। एक बात और कि जब आप सेंटेंस एग्जाम में आपको दिया जाता है, जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा डायरेक्ट का, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको आरवी वो बना के देगा, सैड को चेंज करके देगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जो लगा देता है आप उसी से सेंटेंस को बनाइए। हमको एग्जाम में कहां से स्टार्ट करना है, हमको एग्जाम में ऑब्जेक्ट या फिर कनेक्टिव वर्ड से हमारे आंसर को स्टार्ट करना है। यानी वो हमको इतना बना के देगा, जैसे मान लीजिए उसने बना दिया राम विष्ड, इतना बना के देगा, तो हमारे क्वेश्चन में जैसे सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट हो गया श्याम, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, केवल बस राम विष्ड इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप देख रहे हैं यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या सेंटेंस वही है जो हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई स्टार्टिंग में तो क्या होना चाहिए, में, लेकिन जो उसका अंत होता है, जो लास्ट होता है, उसमें क्या होना चाहिए, सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन, अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो देखिए क्या दोनों कंडीशन पूरी हैं, बिल्कुल हैं। दूसरा वाला भी देख लीजिए, स्टार्टिंग किससे है, में से, और अंत में क्या दिया हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो वही बात है, इसमें भी क्या है, कंडीशन पूरी है। अब ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है, ठीक है। अब हम ऑप्टेटिव वाली बात करते हैं। सबसे पहले राधा सैड टू मी, राधा सैड टू मी, मे गॉड हेल्प यू इन योर मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून को कहते हैं दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून को क्या कहते हैं, दुर्भाग्य। कि भाई बुरे दिनों में ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अब थोड़ा सा भाव निकालिए, इसमें आशीर्वाद है या इसमें श्राप की इच्छा है या इसमें गाली की इच्छा है या चुनौती की है या चेतावनी की है, कैसी इच्छा है। तो इसमें तो आशीर्वाद की इच्छा है। वो कह रहा है, राधा कह रही है कि मे गॉड हेल्प यू इन मिसफॉर्च्यून, योर मिसफॉर्च्यून्स। तुम्हारे दुर्भाग्य के समय में, तुम्हारे बुरे दिनों में ईश्वर तुम्हारी क्या करे, सहायता करे। तो अब मुझे भाव समझ में आ गया, तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, ब्लेस्ड। तो राधा सैड टू किस में बदल जाएगा, ब्लेस्ड में, क्योंकि इसमें आशीर्वाद का भाव है, राइट। अब हमें भाव समझ में नहीं आता, तो मैंने क्या बताया, जब भाव समझ में नहीं आता है तो क्या लगा दो, विश्व। और ये समस्या का समाधान कहां हो जाएगा, पेपर के अंदर, ठीक है। अब टू हटी जाएगा, क्या बचेगा, मी। ध्यान दीजिए, केवल इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य और इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्यों के अलावा जब भी कोई सेंटेंस कनेक्ट होंगे तो वो केवल और केवल किससे होंगे, दैट से, ठीक है। तो हमें दोनों सेंटेंस किससे कनेक्ट कर देने हैं, दैट से। अब यहां देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि मे एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हालांकि ये यहां एक मॉडल का काम कर रहा है, लेकिन ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, आपको बाद वाली चीज पहले लेनी है और पहले वाली बाद में। तो गॉड को मैं इधर लाऊंगा, तो गॉड तो एक नाउन है, संज्ञा कभी भी बदलती नहीं है, तो गॉड तो गॉड ही रहेगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि गॉड की दो स्पेलिंग्स होती हैं, नंबर एक ये
और नंबर दूसरा ये। अगर आप इसको कनेक्ट कर रहे हो तो इसको स्मॉल मत करना, इसको छोटे में मत लाना, क्योंकि इसका मतलब होता है बड़े से जो स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से जो स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है ईश्वर, भगवान, परमात्मा, और जो छोटे से होता है उसका मतलब होता है देवता, देवी देवता जिनको कहते हैं हम, वो स्मॉल से होता है। अगर आपने इसको छोटे में कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मीनिंग भी कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थ ही बदल जाएगा। तो गॉड को गॉड ही लिखेंगे हम, राइट। में इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइट में, या ऐसा समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, माइट लगता है, ठीक है। अब क्या है, हेल्प, ये फर्स्ट फॉर्म ही है क्योंकि मॉडल वाला सेंटेंस है तो इसमें हम भी फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अब क्या आ गया, यू, यू का पर्सन सेकंड पर्सन बाहर के, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यू का नंबर, यू, योर, यू। अब दो यू है, पहला कि तीसरा, तो अगर मेन वर्ब से पहले है तो पहला, बाद में है तो तीसरा, तो ये मेन वर्ब ये रही हेल्प, इसके बाद है तो ये तीसरे नंबर है। मी वाली लाइन में तीसरे नंबर पर आई, माई, मी, तो किस में बदल जाएगा, आप बताइए किस में बदलेगा, मी में, ठीक है। इनका इन, अब क्या आ गया, योर, वही सेकंड पर्सन बाहर के, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, योर का नंबर यू, योर, मी वाली लाइन में दूसरे नंबर पर आई, माई, ठीक है। तो यहाँ जो योर है वो किस में बदल जाएगा, माई में, और फिर मिसफॉर्च्यून्स का, मिसफॉर्च्यून्स, उसको हटाओ, फुल स्टॉप लगाओ, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस हमें बदलना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब अगर यहां बात करें, शी सैड टू हर ब्रदर, शी सैड टू हर ब्रदर मे यू गो टू इन हेल, मे यू गो टू इन हेल, भाड़ में जाओ, ठीक है। सी, सैड को बदलना है, सैड टू को बदलना है, ठीक है। मे यू गो टू इन हेल, भाड़ में जाओ, क्या है इसमें, इसमें श्राप है, इसमें अभिशाप है, अभिशाप का भाव है, अभिशाप का भाव है तो कष्ट, राइट। नहीं समझ में आया भाव, क्या लगाएंगे, विष्ट, और टेंशन लेने की क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बना हुआ मिलेगा पेपर के अंदर। अच्छा, टू हटी गया, ह, और हर के साथ क्या चलेगा, ब्रदर, ठीक है। दोनों सेंटेंस किससे कनेक्ट होंगे, दैट से। अब मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट में दिया हुआ होता है वो बाद में और बाद वाला पहले, तो पहले किसको लाएंगे, यू को, यू का पर्सन सेकंड पर्सन बाहर के, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बाहर का ऑब्जेक्ट क्या है, हर या ब्रदर, बताइए, हर है या ब्रदर है, तो इसमें हर और ब्रदर पूरा ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई आ जाए जिसमें एक पजेसिव हो, संबंधवाचक, लेकिन उसके बाद एक नाउन हो, तो नाउन को ऑब्जेक्ट माना जाता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ब्रदर है। अब हमें यू को बदलना है, किसके हिसाब से बदलेंगे, ब्रदर के हिसाब से। यू का नंबर नोट करते हैं, यू, योर, यू, तो कौन से नंबर का है, मेन वर्ब से पहले है तो पहले नंबर का, बाद में है तो तीसरे नंबर का, तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई। इससे पहले तो कौन से नंबर का है, पहले नंबर का। ब्रदर, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, पुरुष, पुरुष है तो पुरुष में पहले नंबर पे क्या आता है, ही, आपका यू किस में बदल गया, ही में। मे का क्या हो जाएगा, माइट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, टू का टू, इन का इन, हेल का हेल, और ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से आपको पता लगाना है कि हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया था कि हमें यह आना चाहिए कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस तरीके से पहचान सके। तो इसका जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है, मैंने आपको बताया कि आपके स्टार्टिंग में आपको में मिलेगा क्वेश्चन में, आरएस में, प्लस जो इसका लास्ट एज होगा, जहां अंतिम स्थान इसका होगा, जहां ये खत्म हो जाता है, वहां आपको एक विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचान लेना है, फिर वो सेंटेंस किस में रखा जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आपको दो चीजें याद रखनी है। कौन सी दो चीजें, पहली कि दोनों सेंटेंस किस चीज से कनेक्ट होते हैं, प्लस ये कि आपका सैड टू जो है वो किस में बदलता है। तो सैड टू विस्ट में, या फिर ब्लेस्ड में, या फिर और दूसरी चीजों में बदल जाता है, लेकिन जो हमारा कनेक्टिव वर्ड है वो हमेशा दैट होता है, तीन चीजों में अलग होता है।
कौन कौन से मार्क, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें अलग होता है कनेक्टिव वर्ड, प्लस इंपेरेटिव में कनेक्टिव वर्ड अलग होता है, बाकी सब में एक ही कनेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है, वो कौन सा है, दैट है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में।